नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। सल्ट विधानसभा से बीजेपी विधायक महेश जीना का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया है। वीडियो में विधायक पर उत्तराखंड क्रांति दल के ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र नेगी और सोशल मीडिया प्रभारी भूपेंद्र मनराल से अभद्र भाषा में बातचीत करने का आरोप लगाया गया है। इस घटना को लेकर विपक्ष और यूकेडी ने विधायक के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं। और आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और न ही विधायक महेश जीना की ओर से इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। भाजपा के विधायक सल्ट से महेश जीना जो इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनकी हालत खराब हो रखी है और इस हालत का कारण है उत्तराखंड क्रांति दल। इतने बौखलाए हुए वो तब नहीं थे जब पत्रकार जो है उनसे सवाल पूछते थे, उनको गालियां देते थे। आज अपनी कुर्सी जाते हुए देखकर बौखलाए हुए हैं। कभी यूकेडी के कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं, कभी तू तड़ाक से। अभी उनकी एक वीडियो आई है जिस तरीके से चर्बी उतार देंगे। अरे शर्म करिए, अपने भाई के नाम पर चुनाव जीते हैं आप, जो है अपने भाई के दम पर। अगर आपके भाई आज जिंदा होते तो शर्म आ रही होती उनको भी कि ऐसा भाई है मेरा जो है, जो इस तरीके से बदतमीजी कर रहा है, इस तरीके से गाली गलौज कर रहा है। और सल्ट की जनता से भी पूछना चाहता हूं, धन्य है आप लोग भी, ऐसा विधायक आपने चुनकर उत्तराखंड की विधानसभा में भेजा है, जिसको शर्म है न लाज, खुलेआम जो है गाली दे रहा। उत्तराखंड का नंबर 1 गालीबाज विधायक बन चुका है, शर्म आनी चाहिए। वहीं रामनगर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस चरण में मतदाता सूची में नाम, पता, उम्र और अन्य विवरणों में पाई गई विसंगतियों को दूर करने की प्रतिक्रिया और जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि करीब 4000 मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई, जबकि लगभग 31,000 मतदाताओं के रिकॉर्ड में त्रुटियां मिली हैं। कुल 35,000 नोटिस जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि जिन्हें बीएलओ घर घर जाकर तामील कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सुनवाई 3 अगस्त से 24 अगस्त तक निर्धारित की गई है। इसके लिए 9 एईआरओ की तैनाती की गई है और बूथवार सुनवाई की व्यवस्था बनाई गई है। आपको बता दें कि प्रशासन का कहना है कि सभी पात्र मतदाताओं को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा और पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार पारदर्शी ढंग से पूरी की जाएगी। इनकी मैपिंग नहीं हुई है और जो एनोमोलीज है, जो विसंगतियाँ हैं, इनके नाम में या एज में या किसी भी तरह की अगर कोई त्रुटि वगैरह हुई है तो उसको लेके अगर हम टोटल की बात करूँ तो 4000 के आसपास हमारे पास अनमैप्ड वाले हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई थी और 31,000 के आसपास हमारा डिस्क्रिपेंसी वाले हैं जो विसंगतियाँ हैं। तो टोटल 35,000 के आसपास नोटिस हमारे जनरेट हुए हैं। हमने जितने भी नोटिस हैं सभी नोटिस हमने बीएलओ को रिसीव करवा दिए हैं और जो रिसीविंग की जो प्रक्रिया है हमने, चूँकि हमारी जो पहली हियरिंग है 3 अगस्त से होनी है, तो 3 अगस्त वाले जो नोटिस है वो हमने 27 तारीख को संबंधित बीएलओ को तामील या उनको रिसीव करवा दिए थे और उसी दिन से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। उसी दिन से उन्होंने तामील करवाने भी शुरू कर दी है। इसके अलावा हमने जो सुनवाई की जो तिथियां हैं वो 3 अगस्त से लेके हमारा 24 अगस्त तक हमने तिथि तय कर रखी है और जो इस बीच जो छुट्टियां होगी उस दिन सुनवाई नहीं होगी। और इसके अलावा अगर 24 तारीख को भी कुछ अगर ऐसे लोग जो जिनको तामील नहीं हो पाते हैं नोटिस या जो अवशेष बचते हैं तो उनको भी हम अलग से 1-2 डेटें और लगाएंगे, क्योंकि हमारी चूँकि मेरी मंशा भी यही है और इलेक्शन कमीशन के भी डायरेक्शन ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसकी सुनवाई ना हो सके। तो अगर जिसको तामील नहीं होता है तो और या जो वापस आपका उसमें हियरिंग में नहीं उपस्थित हो सकता है तो उसको भी हम 1 डेट और देंगे ताकि उसकी भी सुनवाई हो सके। सुनवाई के लिए हमने 9 एईआरओ बना रखे हैं और प्रत्येक दिन 9 बूथों पे हमारी सुनवाई होगी।
जितने भी आपका हियरिंग होगी वो सारी हियरिंग हमने बूथ वाइज बना रखी है और बूथ वाइज हमने क्लस्टर भी बना रखा है और शेड्यूल भी बना रखा है, तो उसी के हिसाब से हम सुनवाई करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे सेक्टर ऑफिसर हैं, सेक्टर ऑफिसर भी इसमें हमारी मदद करेंगे और जो भी डायरेक्शन हमको इलेक्शन कमीशन से या जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे उसका। वहीं मानसून के चलते उत्तराखंड में सड़कों की हालत बिगड़ गई है और प्रशासन के रियल टाइम सिस्टम के मुताबिक राज्य में इस समय 135 सड़कें बंद हैं। बता दें कि पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने कहा कि इनमें से 104 सड़कें पीएमजीएसवाई और 31 सड़कें पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन और स्लिप हो रही हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन ने खासकर संवेदनशील स्थानों पर पहले से ही जेसीबी और मशीनें तैनात रख रखी हैं ताकि सड़क बंद होने पर 25 से 30 मिनट में रास्ता खोला जा सके। उन्होंने कहा कि हमने लोकेशन भी ऐसे आइडेंटिफाई कर रखी है कि उसको 25 से 30 किलोमीटर ज़्यादा ना चलना पड़े, जो हमारे लिए ऐसे पॉइंट हैं। आपको बता दें कि जहां हमेशा मलबा गिरता है वहां हमारी मशीनें ऑलरेडी स्टेशन रखती हैं। अगर कोई नई जगह स्लिप होती है तो 25 से 30 मिनट में हमारी सारी जेसीबी वहां पहुंच जाएंगी। आप उस दिन गायब थे, यहाँ से मतलब है ना देहरादून से। इस समय हमारे पास जो एक रियल टाइम हमारा रोड क्लोजर हमारा जो सिस्टम है उसमें भी 135 सड़कें इस समय बंद हैं, जिसमें से 104 सड़कें जो हैं वो पीएमजीएसवाई की हैं। रेस्ट जो बचती हैं हमारी 31 सड़कें, उसमें हमारे जो पीडब्ल्यूडी का है उसकी सड़कें बंद हैं और 1-2 बीआरओ की सड़कें बंद हैं। लगातार रेस्पॉन्स टाइम देखिए जगह जगह का है। ये रेस्पॉन्स टाइम ये रहता है हमारा कि हमारी जेसीबी ऐसे स्थल पे कितने देर में पहुंचती है, तो उसमें हमने लोकेशन भी ऐसे आइडेंटिफाई कर रखी है कि उसको 25-30 किलोमीटर ज़्यादा ना चलना पड़े। और खासकर जो हमारे ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि हमेशा ही वहाँ पर गिरता है, तो ऑलरेडी हमने वहाँ पर स्टेशन कर रखी हैं। अगर मैं बात करूँ जजरेट की, सीरो बगड़ की, ये ऐसे लोकेशंस हमारे हैं, डिफरेंट लोकेशंस हैं कि जहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पर कोई भी बारिश होगी तो गिरेगा, तो वहाँ पर हमारी सारी मशीनें ऑलरेडी स्टेशन रहती हैं। इसके अलावा कोई अगर नई जगह कोई स्लिप वगैरह आता है तो 25-30 किलोमीटर दायरे में हमारी सारी जेसीबीज हैं वो वहाँ पहुँच जाती है। वहीं संसद परिसर में भगवा वस्त्र पहनकर किए गए विरोध प्रदर्शन को लेकर सांसद पप्पू यादव का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार में संत समाज ने इस घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि भगवा वस्त्र सनातन परंपरा, त्याग और तपस्या का प्रतीक है और उनका इस तरह उपयोग करना अनुचित है। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर अखाड़ा परिषद की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें विरोध प्रस्ताव लाने पर विचार होगा। वहीं जून अखाड़े के संरक्षण महंत हरिगिरी ने कहा कि यदि पप्पू यादव सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तो यहां भी उनका सामना संतों से होगा। आपको बता दें कि उनका विरोध किया जाएगा, उन्होंने ये भी कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि विरोध के प्रतीक स्वरूप उन्हें गधे पर बिठाकर घुमाने का फैसला लिया जाएगा। मामला अब राजनीतिक और धार्मिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अब पप्पू यादव जी के बारे में मैं क्या कहूँ, एक मनोज तिवारी जी का गाना है, काहे मंगरू अब क्या करवा। अब पप्पू यादव परेशान हो चुके हैं, जो लोकप्रियता उनकी थी वो समाप्त हो चुकी है और बिहार में अभी उन्हें कोई पूछता नहीं है, परेशान आत्मा हो गए हैं। उनका प्रयास सनातन को बदनाम करूंगा, शायद हो सकता है लोग मुझे पसंद करेंगे। मैं पप्पू जी को कहना चाहूंगा, देखिए जैसे आप पप्पू है वैसे ही हमारे राहुल गांधी जी भी पप्पू है। आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। आप राहुल की तरह सनातन को बदनाम करने का प्रयास करें, जो अच्छी बात नहीं है। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बहुत जल्दी एक बैठक बुलाएगा और जितने बिहार के संत, मुझे सबके फोन आए कि गुरुजी पप्पू यादव ने संतों के लिए अपमानजनक कृत्य किया हुआ है। आप संत बन गए और संत बन करके चंदा लेकर के, और राहुल जी आपको 1 रुपया दे रहे हैं और आप वो पेटी लेके भाग रहे हैं। मैं समझता हूँ आप स्वांग है क्या, आप कॉमेडियन क्या है, क्या आप है क्या? अरे भाई आप एमपी या कोई स्वांग है आप, और हम आपको स्वांग ही बनाएंगे। अगली बार आप यही नौटंकी करते रहेंगे
और पप्पू यादव जी सनातन को बदनाम करोगे, तुम भी सनातनी हो। अरे तुम भूल गए तुम कौन से वंश के हो? यादव कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे और आप संतों का अपमान करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। सामने ये घोषणा करते हैं कि जूना अखाड़े के महात्मा और हम लोग खुद जिन्होंने संस्कृति को हमारे नुकसान पहुंचाया है, रावण जैसे आदमी को ज्ञानी होने के बाद भी, भक्त होने के बाद भी उसको इस समाज आज तक माफ नहीं किया है। इसलिए मैं वो कलंक हो चाहे जस हो चाहे अज्ञस हो, पर उस संसद को जिसने सन्यासी बनकर ये सनातन को उसने मजाक बनाया, खिलौना बनाया, और उसको हम लोग कभी भी कहीं भी जूना अखाड़े के महात्मा, अखाड़ा परिषद के अधिकारीगण और हम लोग मिलकर कहीं भी उसको पकड़ेंगे। अब पकड़ने बाद चाहे उसके घर में जाना पड़े, चाहे उसके बंगले में जाना पड़े, कहीं जाना पड़ेगा, मगर उसको पकड़ के गधे में बैठा के जुलूस निकालेंगे, अपने अपमान का बदला मर के लेंगे, चाहे जिंदा लेंगे, पर अपमान जरूर लेंगे। क्यों? उसने वो अपमान किया है जिसको सनातन में आज तक किसी नेता, किसी राजनीतिक दल को यह हिम्मत नहीं हुआ कि वो लोकसभा में ऐसा कृत्य करेगा, और वो भी किसके लिए जो अपराध नहीं किया। अरे वहां चंदा चोरी में अरे बेरुआ कपड़े वाले होते, त्रिपुंड वाले होते, हम लोग चोरी करते तो फिर भी ठीक था। अपराध तो हुआ ही नहीं, बिना अपराध क्या वो करोड़ों लोगों को डंडी देगा, तो उसको जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से बोल रहे हैं, कभी भी हम लोग अनिश्चित काल में कभी भी कहीं भी कुछ भी करेंगे, उसको गधे बैठाएंगे, चाहे पुलिस हमको बाहर डाले, चाहे एक लिए करोड़ मुकदमा कायम हो जाए, मगर उसको छोड़ेंगे। आपसे बोल या माफी मांगे पप्पू यादव और दो जो उनके साथ है गवाह, एक का नाम विपक्ष के नेता, दूसरे है हमारे अखिलेश भाई। उनसे मेरा बहुत प्रेम भाव है, क्योंकि मुलायम सिंह से मेरा एक अपना संबंध था, अखिलेश जी से था, क्योंकि हम लोग उन्हें सनातन का विरोधी नहीं मानते। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 पूरे उत्साह के साथ जारी है। यात्रा के चौथे दिन लाखों शिव भक्त गंगा घाटों से जल भरकर अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो चुके हैं। हरिद्वार का माहौल बम बम भोले और जय शिव शंभू के जयकारों से भक्तिमय नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इसी बीच प्रशासन भी कांवड़ियों की सेवा और सुरक्षा में पूरी तरीके से जुटा हुआ है। आपको बताते चले कि शंकराचार्य चौक पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने खुद पहुंचकर कांवड़ियों का स्वागत किया। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की और उन्हें फल व अल्पाहार वितरित किया। आपको बता दें कि डीएम ने बताया कि अब तक करीब 45 लाख श्रद्धालु जल लेकर आगे बढ़ चुके हैं। प्रशासन ने सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। पूरी यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए प्रशासन 24/7 अलर्ट मोड पर है। 260 किलोमीटर। कितने घंटे लगेंगे आपको जाने में? लग जाएंगे 7 दिन, हफ्ता लग जाएगा कम से कम। एक दिन में आप कितना चल रहे हैं? 20 या 25 किलोमीटर। आप अभी कावड़ पटरी पे से आए हैं, कावड़ पटरी की व्यवस्था कैसी लगी? बढ़िया है। आगे कब पहुंचेंगे? आपको कितने दिन का सफर है ये मेरा हफ्ते का सफर है। क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं आपके सामने सफर में? सफर में बहुत देखिए, हरिद्वार में पूरे देश से और विशेषकर उत्तर भारत से शिव भक्त यहाँ पे आते हैं और गंगा जल लेके अपने गंतव्य को प्रस्थान करते हैं। आज सावन का चौथा दिन है, तो काफी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं जल लेकर। तो चूंकि ये बहुत पैदल जाते हैं, कोई 100 किलोमीटर पैदल जाते हैं, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए कि वो कंफर्टेबल रहे, उनकी यात्रा को हम सुविधाजनक कर सकें, उनको कम समस्याओं का सामना करना पड़े, इसके लिए हरिद्वार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, अलर्ट है और गियरअप है। तो प्रयास यही है कि जितने भी बाहर से शिव भक्त आ रहे हैं उनको हम जो मैक्सिमम सुविधाएं हैं वो प्रदान कर सकें।
रोचक हैं। और एक ये है कि 5 तारीख को जिस दिन पंचक समाप्त हो रहे हैं, तो 5 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में कांवड़ उठने की संभावना है, तो उसके लिए विशेष प्रबंधन किया गया है। और अभी हमारी नहर पटरी सकुशल चल रही है, और अगर 5 और 6 में जब अगर हमें ऐसा फील होगा कि कांवड़ पटरी जो ज्यादा भर के चल रही है और वो कंजेशन हो रहा है और शिव भक्तों को पूरा स्पेस नहीं मिल पा रहा है, तब हम फिर उसको थोड़ा सा हाईवे पे भी डाइवर्ट करेंगे। देखिए, इसमें जो नारसन एरिया है हमारा, वहाँ पर नोटिस बोर्ड भी लगे हैं और हमारा फोर्स भी है। और जो पहले तय हुआ था इंटरसेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में कि 14 और 12 फीट लंबाई चौड़ाई कांवड़ की, बड़ी कांवड़ की, उसको इन्फोर्स करने के लिए हमारे फोर्स है। और जो इससे बड़े डीजे वाहन उस तरीके के आ रहे हैं, तो उनको फिर ये बोला जा रहा है कि निर्धारित मापदंड का बना के वो यहाँ पे लाएं। और जो पैदल कांवड़ है उसकी 6 फीट ऊंचाई है, उसका इंश्योर किया जा रहा है। देखिए, कल जो गाड़ी की तोड़फोड़ थी, हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, उसमें एक व्यक्ति आ रहा था और अबुल कलाम चौक के पास में एक कांवड़ को वो गाड़ी टकरा गई और उसका आरोग्य खंडित हो गई और उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। लेकिन जिन्होंने तोड़फोड़ करी है वो यहाँ के लोकल लड़के थे, गंगनर थाना क्षेत्र के, तो उनको अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है। बिल्कुल, जो सही सच्चे कांवड़ भक्त हैं, वो शिव भक्त हैं और कांवड़ लेने आए हैं, वो कभी झगड़ा नहीं करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं। और ये बिल्कुल सही है कि कांवड़ के वेश में कुछ ऐसे लोग आके सिक्योरिटी चैलेंज भी क्रिएट करते हैं और साथ में माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, तो उनपे हम लोग का विशेष प्रयास है। उसमें हमारे साइबर कमांडोज भी देख रहे हैं साइबर स्पेस में ऐसा कुछ हो, और हमारी एलआईयू की टीम जो है और सिक्योरिटी के जो कंपोनेंट्स हैं वो चीज को वॉच कर रहे हैं। के बहादुराबाद क्षेत्र में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का लोहे का गार्ड गिरने से बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि हादसे में गाजियाबाद के 2 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। आपको बता दें कि प्रारंभिक जांच में निर्माण कार्य के दौरान लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के संबंधित अधिकारी और निर्माण कंपनी के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। कांवड़ यात्रा के दौरान हुए इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। बड़ेड़ी राजपूताना क्षेत्र है, शांतरसा चौकी थाना भादराबाद क्षेत्र में। वहाँ पर जो निर्माणाधीन फ्लाईओवर है, उनके गाटर जो हैं वो रखे हुए थे, तो वो ऊपर से एक गाटर नीचे गिरता है और 2 शिव भक्त जो नीचे आराम कर रहे थे उनको चोट लग गई। और इसमें जो है पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और जो भी दोषी पाए जाएंगे, चाहे जो भी हो, उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। मॉनसून के दौरान उत्तराखंड के पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM ने विशेष तैयारी की है। NHM के प्रबंध निर्देशक संदीप तिवारी ने बताया कि राज्य के सभी अस्पतालों में आवश्यक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि बारिश और भूस्खलन के कारण सड़कें बंद होने की स्थिति से निपटने के लिए आपको बता दें कि कंटीजेंसी मैकेनिज्म लागू किया गया है और आपको बता दें कि सड़क अवरुद्ध होने पर दोनों ओर से वाहनों के जरिए दवाओं की आपूर्ति की जा रही है। यदि किसी स्थान तक वाहन नहीं पहुंच पाते तो श्रमिकों के माध्यम से पैदल दवाएं और जरूरी स्वास्थ्य उपकरण अस्पतालों तक पहुंचाए जाएंगे। महानिदेशक कार्यालय ने इसलिए सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी भी मरीज को इलाज या दवाइयों की कमी का सामना न करना पड़े। देखिए, ज़्यादा दिक्कत पर्वतीय जनपदों में आती है और दवाइयों के लिए फ़िलहाल अभी हमारे जो स्टॉक हैं पर्याप्त उपलब्ध हैं और जहाँ जहाँ अवरुद्ध होता है वहाँ पे हम कंटिजेंसी मैकेनिज्म लगाते हैं। सड़क के दोनों तरफ वाहनों के माध्यम से उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और डीजी ऑफिस से भी निर्देश हैं, जहाँ पे कहीं लेबर के माध्यम से ट्रांसपोर्ट करना होगा तो आवश्यक दवाइयों को, उपकरणों को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। वहीं अब बात करेंगे मसूरी की, जहां पर माल रोड स्थित न्यू मार्केट में रविवार को एक अनियंत्रित जीप रेस्टोरेंट में जा घुसी। आपको बता दें कि जिससे अफरा तफरी मच गई है और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन चालक खड़ा कर सामान उतार रहा था, तभी वाहन में बैठे एक किशोर ने अनजाने में हैंड ब्रेक या गियर से छेड़छाड़ कर दी।
आपको बता दें कि इसके बाद जीप लुढ़कते हुए सीधे रेस्टोरेंट में जा घुसी। हादसे में शीशे, फर्नीचर, काउंटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि ग्राहक और कर्मचारी समय रहते बाहर निकल गए और कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे के बाद कुछ देर तक इलाके में भीड़ और यातायात बाधित रहा। रोज की तरह जो है पानी की गाड़ियाँ, दूध की गाड़ियाँ या सब्जी की गाड़ियाँ आती है ना, वैसे ही आज भी जो है गाड़ी आई होगी, ये पॉपकॉर्न वालों की या जो भी है ये पानी वालों की, और ड्राइवर नीचे उतर गया होगा, सप्लाई कर रहा था अपना, और इसका जो सप्लायर वाला लड़का है उसने जो है गेयर हिला दिया। अब वो कह तो रहा है कि गेयर हिला दिया, अब क्या पता क्या किया उसने अंदर बैठ के। और जस्ट यहीं पे खड़ी थी, गज्जू भाई का ढाबा है उनियाल जी हमारे, और कस्टमर भी खड़े थे। बड़ी मुश्किल से जान बचाई लोगों ने भाग के, लेकिन बच गए। लेकिन नुकसान बेचारे का 2 लाख 2.5 लाख रुपए का नुकसान कर गए। 50,000 रुपये का तो तंदूर है, और सर फ्रीज अलग है, 30-40 हज़ार का फ्रीज है। और सबसे पहली बात है कि चलो आदमी बच गए, और खुद होटल वाला भी बच गया, जो कस्टमर थे वो भी बच गए, अपनी जान बचाई भाग के। अगर ऐसे में कुछ हो जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती न्यू मार्केट वालों के लिए। तो सर सामान वाले तो बेचारे अब आते हैं और तुरंत निकल जाते हैं, उनके लिए भी हम ये नहीं कहते कि मत आओ, क्योंकि सामान की बड़ी दिक्कत होती है, कुल्ली नहीं मिलते टाइम से। लेकिन इस तरीके के नए नए लड़के हैं और गाड़ी में कौन बैठा हुआ है, ड्राइवर कोई और है, और उसने गेयर हिला दिया बिना पत्थर के। सबसे पहली बात तो यह है कि ड्राइवर को होश होनी चाहिए कि गाड़ी के पीछे जो है पत्थर लगाऊं मैं। गाड़ी अगर खड़ी करता है तो पीछे पत्थर तो लगाए ना भाई, उसने पत्थर तक भी नहीं लगा रखा था। अब हम किसी पे क्या इल्ज़ाम लगाएं कि जी उसने जो है अब गाड़ी लाएं या ना लाएं, जिन्होंने कुछ होटल वालों की पार्किंग भी लगा रखी है यहाँ पे। ठीक है जी, आजकल काम भी नहीं है, लगा लेते हैं अपने होटल के आगे। लेकिन जैसे ये आ रहे हैं सामान देने वाले, इन्होंने जो है थोड़ा सा अपना तो ध्यान रखना चाहिए कि यार पत्थर लगा दें, आगे पीछे लोडेड है, लोड गाड़ी है। अब आज जरा सा उसने गेयर हिलाया, क्या पता उसके पैर से हिलाया या हाथ से हिलाया, और इतना बड़ा जो है नुकसान हो गया। अगर किसी की जान चले जाती तो क्या करता कोई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।